बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाली है फिजिक्स की, उसका वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, ये आपका 2024 का वायरल क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों, ये वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम 16 फरवरी को होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप और सभी टेलीग्राम ग्रुप जितने भी आपके बने हुए हैं, सभी ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वायरल क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिएगा, एक आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये इसकी क्या है, अक्ष है। अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है, ठीक है। ये आपका क्या है, मध्य बिंदु हो गया ओ। देखो, आप सभी को पता है दोनों जो आवेश होते हैं विद्युत द्विध्रुव में, उनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। उसको हमने क्या माना हुआ है, 2a माना हुआ है। ये हमारा मिड पॉइंट है, तो ये वाली दूरी भी हमारी a हो जाएगी और ये वाली दूरी भी हमारी a हो जाएगी। हमें बिंदु P पर क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो मिड पॉइंट से हमने इस बिंदु तक की दूरी को क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, राइट। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश यानी कि ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक की दूरी की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी आपकी आर है और ये वाली दूरी क्या है, आपकी ए है। तो कंप्लीट दूरी आपकी क्या हो जाएगी भाई, आर प्लस में क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। बात करें हम बी पॉइंट के लिए, तो जो बीपी दूरी है उसकी बात करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी ए है। तो बच्चों ये दूरी क्या हो जाएगी, इस कंप्लीट में से आप ये वाली दूरी हटा दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बीपी आ जाएगी, यानी कि आर माइनस ए आपकी दूरी आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपको काम कैसे करना है। आपको इसके बारे में हिंदी लिखनी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी चित्रानुसार व्यवस्थित है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी तक एक बिंदु पी स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जी बच्चों, जो डायग्राम हमने काम किया है वही चीज लिखी है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। अब हम देखेंगे कि भाई माइनस क्यू जो आवेश है वो बिंदु पी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फिर हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता तो कितनी हो जाएगी भाई, ई ए बराबर के क्यू बाई क्या होती है, तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर में के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है, राइट। अब देखिए आपका जो आवेश है वो क्यू है, ठीक है। और देखिए जो आपकी दूरी है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या हो जाएगी, आर प्लस ए हो जानी है। तो यहां हमने क्या लिखा है, आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू आवेश के लिए क्या होती है, माइनस क्यू आवेश भाई खींचता है विद्युत बल रेखाओं को और प्लस क्यू आवेश क्या करता है, धक्का देता है। तो माइनस क्यू आवेश क्या है, खींचेगा। खींचेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी, ये वेक्टर, राइट। तो यानी कि बच्चों कह सकते हो आप बी से क्या है, ए की ओर, यही हमने लिखा है बी से ए की ओर। अब हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो ई बी बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देख सकते हो आप यहां से बच्चों आपकी यहां तक की दूरी क्या है, आर माइनस की ए है। तो यहां पर हमने आर माइनस ए क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था बच्चों जो प्लस आवेश होता है वो क्या करता है, धक्का देता है। क्या करता है भाई, धक्का देता है। तो ये आपका बी पॉइंट क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है, ये धक्का देगा, यानी कि इधर धक्का देने वाला है। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ, यानी कि आप कह सकते हो ए से बी की ओर। तो ये लिख दिया हमने ए से बी की ओर। अब हमें ना बिंदु पी पर क्या निकालनी है भाई, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ परिणामी तीव्रता कौन कौन से आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश कर रहा है, एक आपका प्लस क्यू आवेश कर रहा है। तो इन दोनों की तीव्रता को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, परिणामी तीव्रता निकल कर आ जाएगी।
तो ध्यान दीजिएगा, यही लिखा हुआ है बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस में ई बी वेक्टर। तो ई ए का वैल्यू कितना है के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, और देखिए जो ई बी है बच्चों आपका ई बी वो क्या है आपका के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चों तो ये घट रहा है, इसका रीजन क्या है तो घटने का ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। ई ए जो वेक्टर है वो आपका इधर है और जो ई बी वेक्टर है आपका इधर है, ठीक है, यानी कि बच्चों ये अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या है माइनस होंगे, इसीलिए हमने क्या किया हुआ है इनको भाई माइनस किया हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हो के क्यू भाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1/r माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1/r प्लस ए का स्क्वायर बचाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया नीचे से r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। फिर हमने एलसीएम को सोल्व किया तो यहाँ r प्लस ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस r माइनस ए का स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। फिर हमने क्या किया, इन फॉर्मूलों को यहाँ पर ओपन कर दिया। देखिए आगे कैसे करोगे, तो के क्यू आपका बाहर चली रहा है, फॉर्मूला बच्चों हमने उस फॉर्मूले से खोल दिया और इसको माइनस से गुणा कर दिया अंदर। अब आप देखोगे आर स्क्वायर से तो आपका आर स्क्वायर चला जाएगा, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर चला जाएगा, आपका क्या बचेगा 2ra प्लस में 2ra, यही हमने लिख दिया है। नीचे वाला सेम चल रहा है भाई, ठीक है, 2ra प्लस में 2ra कितना हो जाएगा 4ra, नीचे वाला सेम चल रहा है। अब देखिए जो आपके विद्युत द्विध्रुव होता है, इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है भाई, बहुत ही अल्प होती है, यानी जो ए है भाई आपका वो क्या है बहुत ही अल्प होता है। तो यही लिखा है जो ए है आपका अल्प है, लेकिन आर क्या है आपका ज्यादा है, तो आर बहुत ज्यादा है ए की तुलना में। जब आर ज्यादा है ए की तुलना में तो भाई आर स्क्वायर तो ज्यादा होगा ए स्क्वायर की तुलना में, तो हम कह सकते हैं ए को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, ए को नगण्य मानकर छोड़ दिया, इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ आपका आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बचेगा, लेकिन याद रखिए बच्चों गुणा वाला जो ए है ना उसको आप नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते। देखिए उसके पीछे रीजन है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई आप 1 लाख रुपए में 5 रुपए जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए मैंने आपसे बोला तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे पास 1 लाख क्या हो गए 5 रुपए हो गए, 1 लाख 5 रुपए हो गए। तो मैं आपसे पूछूंगा ना भाई मैं 1 लाख 5 रुपए जोड़ो, तो आपने बताया सर 1 लाख 5 रुपए हो गए, लेकिन आपसे कोई दूसरा पर्सन पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो आपका जो जवाब आएगा ना वो 1 लाख ही रुपए आएगा बच्चों। आप ऐसा नहीं बोलोगे उससे कि 1 लाख 5 रुपए। जैसे कि आपकी जो परसेंटेज है मान के चलिए वो बनी है 80.20 आपकी परसेंटेज बनी है 80.20, तो आप क्या बताओगे, या तो आप उसको 80 बताओगे या क्या बताओगे आप 81 बताओगे, क्योंकि प्लस करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे बोल दूं 1 लाख रुपए थे आपके पास, आप इसका 5 गुणा कर दो तो आप कहोगे कितने हो गए सर जी 5 लाख रुपए हो गए। तो जो गुणा वाली चीज होती है वही नगण्य नहीं मानी जाती, क्योंकि उससे बड़ा मान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर गुणा वाली संख्या को हम नहीं छोड़ेंगे, प्लस और माइनस वाली संख्या हमेशा छोड़ दी जाती है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ए को नगण्य मानकर हमने छोड़ दिया, तो क्या है E इक्वल टू के क्यू अपॉन में नहीं बचो 4r, ये तो चलो हो ही गया, ये नगण्य माना ये नगण्य माना छोड़ दिया, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा r की पावर 4 हो जाएगी, एक r से बचा एक r कट गया तो यहाँ r की पावर 3 बच गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 4 को तोड़ा, कैसे 2 गुणा 2 में, एक जो 2 था वो हमने के साथ लिया 2 के, और एक 2 को हमने a के साथ लिया, गुणा में क्या कर दिया क्यू कर दिया, ठीक है। 2a डॉट क्यू जो है आपको वो क्या है भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको प्रेजेंट किससे कर दिया p से कर दिया, फॉर्मूला बन गया ना ये, तो 2kp बटे में क्या हो गया r³ हो गया। ये बच्चों आपका सिद्ध फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बच्चों अगला, अपवहन वेग vd इक्वल टू माइनस ई टोर अपॉन m का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो आपको सूत्र निकालना है अपवहन वेग का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एक एक क्वेश्चन में चुन कर लाया हूं आप सभी के लिए, ध्यान से कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को तैयार, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका एक चालक है, ये क्या है आपका चालक है, ठीक है। इसकी लंबाई आप मानना चाहो तो आप इसकी लंबाई L मान सकते हो, ठीक है। ये एक चालक तार है,
ये क्या है, आपने बैटरी लगा रखी है, ये प्लस सिरा है, ये क्या है आपका माइनस सिरा है, और ये क्या है आपके चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भागेगा, माइनस से प्लस सिरे की ओर भागता है। तो ये आपका जो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये प्लस जो है बैटरी का सिरा, उसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा भाई, आकर्षित कर लिया जाएगा। तो इनका जो भाग रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ भाग रहे हैं, प्लस की ओर भाग रहे हैं, राइट। जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा वो हमेशा अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन की गति के। अब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर भाग रहा है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, हमारा इधर हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारा, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो बच्चों ये आपका प्लस सिरा रहेगा बैटरी का, और ये क्या है आपका माइनस सिरा है। तो प्लस से माइनस की ओर क्या हो गया आपका, विद्युत क्षेत्र हो गया। इसको हमने प्रेजेंट कर दिया ई से। आगे देखिएगा, अब आपको लिखना है, देखो जब चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग माना u1 u2 u3 कोमा डॉट डॉट un है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मान के चलिए इस चालक को हमने बैटरी से नहीं जोड़ा, ठीक है, बैटरी से नहीं जोड़ा तो जिसके अंदर जो मौजूद है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनका हमने क्या मान लिया, प्रारंभिक वेग क्या मान लिया, u1 u2 u3 u1 से हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कि जब हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था तो जो प्रारंभिक वेग आया था उसका औसत क्या होगा। तो जो प्रारंभिक वेग का जो औसत होगा वो क्या होगा भाई, आपका 0 होगा। 0 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है चालक के अंदर वो तापीय वेग से क्या गति करेंगे, अनियमित गति करेंगे। अनियमित गति करेंगे तो जो एक दूसरे प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिससे जो परिणामी वेग आएगा आपका निकल कर वो आपका 0 आएगा। तो यही लिखा है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस में u1 अपॉन में उनका जो औसत आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या किया हमने, इसको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया। लिखा हुआ है जब चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग माना, तो हमने माना है v1 v2 v3 डॉट डॉट vn है। अब इन सभी का हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट प्लस में vn अपॉन में n, जो इनका अंतिम वेग है ना बच्चों, जब आपने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा दिया तो जो अंतिम वेग होता है वो कहलाता है आपका अपवहन वेग। इसको हमने किससे प्रेजेंट कर दिया, vd से। तो सारे जो मान है vd के इक्वल टू चल रहा है, राइट। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कहा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस्तेमाल करनी है बच्चों आपको गति की समीकरण। तो गति की समीकरण होती है प्रथम v बराबर u प्लस में at। प्रारंभिक वेग u है, v आपका अंतिम वेग है, t आपका क्या है, समय है, और a क्या है आपका त्वरण है। तो यहाँ पर अंतिम वेग मान लिया, पहले इलेक्ट्रॉन का हमने क्या है, v1 है, प्रारंभिक वेग क्या है, u1 है। ये बच्चों आपका क्या है, टोर है, ये टी नहीं है, ये टोर है। टोर मतलब विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है, दो धातु परमाणुओं को टक्कर करने में जो लगा समय होता है वो विश्रांति काल कहलाता है, ठीक है। ये आपका टोर 1 हो गया, ये आपका टोर 2 हो गया, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, एंड हमने nवे इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण 3 से बच्चों समीकरण 2 में मान रख दिया, v1 का, v2 का, v3 का और vn का। तो ये हमने मान रख दिए यहाँ पर सभी मान, ये मान सारे जमा दिए बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे। उसके बाद हमने क्या किया, n का अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने n का अलग अलग डिवाइड कर दिया। समीकरण 1 से बच्चों इसका मान तो कितना होने वाला है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से आपका a कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, टोर 1 टोर 2 टोर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में टोर n। ये जो टोर है आपका अपॉन में क्या है, n है। ये क्या है, सभी विश्रांति कालों का क्या है भाई, औसत है। इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं किससे, टोर से। तो हमारा क्या आ जाएगा, vd बराबर में a टोर आ गया, ठीक है। जो हमारा बल होता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। यहाँ से आप तुरंत निकालोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा F बटा में m। तो यहाँ a का वैल्यू रख दीजिए, F बटा में m हो जाएगा। जो आपका फोर्स है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पर QE टोर अपॉन में m हो गया। क्यों क्या है, हमारा आवेश है, लेकिन यहाँ कौन सा आवेश यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्यों के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, E आ जाएगा। तो E का आवेश होता है माइनस, मतलब E माइनस में होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो VD बराबर माइनस का E टोर अपॉन में m। ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इसका प्रूव करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है। मतलब एक चालक तार था
जो आपने कहाँ रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा उसका सूत्र आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी, जिसके अंदर आपने एक चालक तार रखा हुआ है। ये चालक तार यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया है। इस चालक तार की जो लंबाई है वो एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है भाई, ए है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों थोड़ी सी आपको हिंदी भी लिख देनी है, जिससे एग्जामिनर को लगेगा बच्चा भाई अच्छे से पढ़कर आया है। क्या लिखना है, चित्रानुसार एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, लाइनिंग से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक एल लंबाई, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वाले चालक तार को थीटा कोण पर रखा गया है। हमें इस चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है अतः। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आपका चालक तार है। ठीक है, चालक तार के अंदर कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। जब भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा होगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है, भाई बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो आपका चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, राइट। तो जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबक द्वारा उस पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है क्षेत्र के द्वारा। कितना लगता है भाई, लिखा हुआ है आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, एफबी बराबर। एफबी का मतलब जो फेसबुक नहीं है लालाओ, फेसबुक ना है, फेसबुक इसका मतलब फेसबुक नहीं है। क्या नहीं है इसका मतलब, फेसबुक नहीं है, इसका मतलब है चुंबकीय बल। तो कितना होता लगता है, क्यू वीवी साइन थीटा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये क्या है आपका वेग है v, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेंगे भाई, अपवहन वेग से गति करेंगे। तो यही लिखना है, यहाँ चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग vd से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ v के स्थान पर हम बच्चों लास्ट में vd जमा देंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, माना चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त आवेश वाहकों की संख्या क्या है, n है। देखिए b आपका चुंबकीय क्षेत्र है, कोण थीटा है आपका, v आपका अपवहन वेग है। हमें क्या निकालना है भाई, q का मान निकालना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि माना कि इसके एकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहक कितने हैं, n है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, चालक तार की लंबाई l है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो चालक तार का भाई कुल आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a डॉट में l हो गया, राइट। चालक तार के अंदर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, कुल आयतन से आप गुणा कर दोगे, NaL हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो चालक तार के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, ENaL हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको Q का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो FB बराबर ENaL BD और साइन थीटा। V के स्थान पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे भाई, VD इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आपको कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे धारा व अपवहन वेग के संबंध से। तो I बराबर संबंध होता है ENaVD। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो आपका ENaVD है इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे भाई, I रख देंगे। तो देखिए बच्चों आगे कैसे करना है, तो क्या हो जाएगा ILB साइन थीटा। देखो बच्चों जो B है ना, यहाँ पर हमारा B है, लेकिन हमने यहाँ V नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो भाई आप यहाँ पर B लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि B छूट गया है। तो ये आपका बच्चों फाइनल क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक अनंत विस्तार की परिनलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक परिनलिका है अनंत विस्तार की, उसके अक्ष पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका आपको फॉर्मूला ड्रॉ करना है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या है आपकी एक परिनलिका है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या मानी है हमने, L मानी है, फेरों की संख्या क्या मानी है, N मानी है, और बहने वाली धारा क्या मानी है इसमें, I मानी है। तो इस टाइप से आपकी परिनलिका बन जाएगी। I गया, I बाहर निकल कर आ गया। ये आपका क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र है इसके अक्ष के अनुदिश। तो ये बच्चों आपका क्या है, एम्पियर का परिपति नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, उसके क्या है, ये अनुप्रयोग है। तो हम अनुप्रयोग कर रहे हैं परिनलिका वाला, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक एम्पियर परिपथ की कल्पना करेंगे।
तो हमने एक ABCD क्या माना हुआ है, एम्पियर का परिपथ माना हुआ है एम्पियर का। ठीक है, हिंदी है बच्चों, थोड़ी सी हिंदी को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, माना L लंबाई N फेरों वाली एक परिनलिका चित्रानुसार व्यवस्थित है। इस परिनलिका के एक फेरे में बहने वाली धारा I है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहां आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, दिमाग वाली बत्ती है कि जो I धारा हमने ली है ना, वो एक फेरे की धारा है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। हमें परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है कि माना एक एम्पियर परिपथ ABCD की कल्पना करते हैं। तो हमने क्या किया, एक ABCD का क्या है, एम्पियर परिपथ मान लिया। ठीक है, अब देखो जो एम्पियर परिपथ है आपका ABCD, इसको हम 4 भागों में बच्चों तोड़ सकते हैं। कौन कौन से भाग है, ध्यान दीजिएगा। एक तो है आपका AB, एक है आपका BC, एक है आपका CD, एक है आपका DA। ये 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। आप देखो तो जो BC है आपका BC के लिए जो DL है वो आपका इधर है, और जो आपका B वेक्टर है बच्चों वो भी इधर है। तो DL और B वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन जाएगा भाई, आपका 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एम्पियर परिपथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट में DL वेक्टर न्यू नोट सिग्मा I होता है। जो एंगल होता है बच्चों डॉट हटाओगे तो क्या आएगा आपका भाई, कोस आता है। क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो जो एंगल होता है वो B और DL के बीच का होता है। तो DL आपका इधर है, B वेक्टर भी आपका सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा CD के लिए, CD में DL कहाँ है आपका, ऊपर है, B वेक्टर आपका इधर है, तो एंगल कितना बन जाएगा इसके लिए भाई, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं DA के लिए। बच्चों जो D है आपका वो तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही नहीं है ना, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात करते हैं AB के लिए, देखो यहाँ आपका B वेक्टर इधर है और आपका DL वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। इतना काम कर लिया बच्चों, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करना है। बात करेंगे सबसे पहले BC भुजा के लिए। BC भुजा के लिए DL जो है वो किसके समांतर है भाई, B वेक्टर के समांतर है बच्चों। देख सकते हो डायग्राम, ये DL वेक्टर रहा और ये B वेक्टर रहा। ठीक है, तो एंगल कितना बना भाई, 0 डिग्री बना। तो CD भुजा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है B वेक्टर के DL के, तो एंगल 90 बना। जो DA भुजा है उसके लिए तो B वेक्टर का मान ही 0 हो गया। ठीक है, जो AB भुजा है उसके लिए DL वेक्टर और B वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। आगे काम कैसे करना है, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट में DL वेक्टर इक्वल टू न्यू नोट सिग्मा I। ठीक है, आगे काम करना है, परिनलिका के एक फेरे में बहने वाली धारा कितनी है, I है। परिनलिका के n फेरों में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, मतलब एक फेरे में धारा I बह रही है, कुल फेरे कितने माने हैं हमने, n, तो कुल धारा यानी सिग्मा I कितनी हो जाएगी, NI हो जाएगी। आगे देखिए, तो हम सिग्मा I का मान जमा सकते हैं यहाँ पर, न्यू नोट NI। ठीक है, और ये BDL डॉट हटा तो बच्चों क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। ये आपका लूप है कौन सा, ABCD। अब हम क्या करेंगे, इस ABCD को 4 भागों में तोड़ेंगे, 4 चालक तारों में इसको हम तोड़ देंगे। तो पहला तो है BC में, तो BDL कोस थीटा, फिर CD में, फिर DA में, फिर हमारा AB में तोड़ेंगे, न्यू नोट NI आपका हो जाएगा। बात करते हैं BC के लिए। BC भुजा के लिए एंगल कितना आया था भाई, 0 डिग्री आया था। CD के लिए एंगल कितना आया था, 90 डिग्री आया था। DA में क्या हुआ था भाई, जो आपका B है वो 0 हुआ था। ठीक है, और AB तार के लिए जो आपका एंगल आया था कितना आया था, 90 डिग्री आया था, इक्वल टू न्यू नोट NI आपका चल ही रहा है। राइट, देखो cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये cos 90 0 हो जाएगा। यहाँ B 0 है, इस वजह से पूरा पार्ट भी 0 हो गया। यहाँ cos 0 यहाँ 1 हो गया, मतलब B को आप बाहर ले सकते हो या फिर अभी अंदर रहने दीजिए, BDL और न्यू नोट NI आपका चल ही रहा है। उसके बाद आपने क्या किया भाई, B को आपने बाहर लिया। DL क्या है, DL है उस तार की लंबाई का समाकलन, कुल कितनी लंबाई का है, कितनी लंबाई का है परिनलिका भाई, L लंबाई की मान लो परिनलिका को। ठीक है, तो L लंबाई हो गया, न्यू नोट NI हो गया। B का मान आपको चाहिए तो आपने L का डिवाइड कर दिया। ठीक है, N/L है बच्चों, जो N/L होता है ये होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। तो यहाँ स्मॉल n आ गया, तो फॉर्मूला आ गया B बराबर न्यू नोट NI। ये बच्चों इसका प्रूफ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बच्चों वेरी वेरी वेरी, जितने वेरी लगा उतने कम है, इतना खास और खसम खास क्या है ये सवाल है और आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक आपकी चालक छड़ है ए बी, जिसकी लंबाई क्या है एल है और चालक छड़ का नाम है ए बी। ठीक है, ये क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र को आप डॉट से प्रेजेंट कर सकते हो और आप किससे कर सकते हो भाई, क्रॉस से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने क्रॉस लिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। क्रॉस का मतलब है लंबवत बच्चों अंदर की ओर, इतना बात समझ में आया। ये जो आपकी छड़ है ना, ये रे की गति कर रही है, रेखा का अनुदिश बी वेग से क्या है भाई, गतिशील है। ठीक है, अब ना यहाँ पर आप जो 3 एरो मैंने आप लगा रखे हैं, 3 एरो ब्लैक से पेन से बच्चों, तो 3 एरो लगा रखे हैं ना, इधर आप इन 3 एरो को समझ जाओगे तो आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, देखो सुनिए ध्यान से। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपकी चालक छड़ है। चालक छड़ के अंदर कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा भाई, बल लगेगा, पहली बात तो। अब वो बल की डायरेक्शन क्या होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ये इधर की तरफ क्या है, गति कर रहा है, ये रे की गति कर रहा है। ठीक है, आप सभी ने दाहिने हाथ की हथेली का नियम पढ़ा होगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। इस नियम की सहायता से हम क्या करते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो ये नियम ये कहता है बच्चों कि उंगलियां जो है, उंगलियां जो ये उंगलियां है ये करनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा जो है अंगूठा ये करना है धारा की दिशा में। तो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी वो बताएगी बल की दिशा को। अब देखिएगा, आपकी जो रोड है, छड़ है, वो इधर गति कर रही है। ठीक है, तो जो इधर गति कर रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, अपोजिट गति करेगा बच्चों, ये आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इधर गति करेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, समझिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही करते हैं। देखो आपका जो छड़ है वो इधर गति कर रहा है, जब आपका छड़ इधर गति कर रहा है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, राइट बच्चों। लेकिन हमने पढ़ा है जो विद्युत धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो बहने वाली धारा की दिशा हो जाएगी ये वाली बच्चों, इधर इधर हमारी धारा की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर गति कर रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब देखिए नियम लगाते हैं। तो उंगलियां करनी है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये उंगलियां कर दी मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा कर दिया बच्चों धारा की दिशा में, हथेली धक्का दो, कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो जो चुंबकीय बल लग रहा है उसकी दिशा होगी भाई नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर, ये हो गई। समझ में आया बच्चों, इतना बात समझ में आई। अब देखिएगा ध्यान से, तो इस पे जो बल लग रहा है भाई वो ऊपर से क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, मतलब ऐसे बी की ओर लग रहा है। इसके अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ए भाग से कहाँ पहुंच चुके होंगे भाई, बी भाग की ओर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ए भाग से जो इलेक्ट्रॉन बी भाग की ओर पहुंचे होंगे, तो जहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन जाता है वहां चार्ज कैसा आता है, प्लस आता है, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां चार्ज कैसा आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, और जहां प्लस और जहां माइनस हो जाता है वहां तो बैटरी बन जाती है, और बैटरी बन जाती है तो वहां विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है भाई, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर आपका एक विद्युत क्षेत्र बन गया प्लस से माइनस की ओर, इसको हमने प्रेजेंट किया किससे, ई से। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र है, राइट। अब देखिएगा, अभी विद्युत क्षेत्र है भाई, यहाँ विद्युत क्षेत्र बन चुका है, तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, विद्युत बल लगेगा। और जो विद्युत बल होता है वो क्या लगता है भाई, माइनस से प्लस आवेश की ओर लगता है। तो आपका जो विद्युत बल होगा वो माइनस से क्या है भाई, प्लस की ओर लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ये सारी बातें हैं बच्चों, बहुत ही कह सकते हो कि खतरनाक है, लेकिन शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों डेरिवेशन को, ध्यान दीजिएगा। कुछ हिंदी है, थ्योरीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, चित्रानुसार एक एल लंबाई की चालक छड़ ए बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र b व वेग v परस्पर लंबवत है।
जब चालक छड़ गति करती है तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल तथा विद्युत बल कार्य करते हैं तथा एक विद्युत क्षेत्र ए से बी की ओर उत्पन्न हो जाता है, अतः आवेश ई पर लगने वाला चुंबकीय बल। ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो छड़ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा, एफ बी बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ जो आपका v है और जो v है ये परस्पर क्या है आपके भाई, परपेंडिकुलर है, इसलिए आपका एंगल कितना आया यहाँ पर 90 डिग्री आया। ठीक है, तो एफ बी बराबर क्यू वी वी साइन, यहाँ पर आप रख सकते हो भाई 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यार साथियों, आप कहोगे सर जी 1 होती है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्यू वी वी आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। अब बात करें इस बल की दिशा क्या है भाई, एफ बी जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन है ए से बी की ओर, तो आपको यही लिखना है ए से बी की ओर। अब देखो विद्युत बल की परिभाषा से, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बना है तो विद्युत बल भी लगेगा, तो एफ ई बराबर कितना है, क्यू ई, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। बात की जाए इसके डायरेक्शन की, तो जो विद्युत बल है उसकी दिशा है बी से ए की ओर, तो ये हमने लिख दिया है बी से ए की ओर। अब हम बात करेंगे संतुलन अवस्था की, तो लिखना है आपको संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था में क्या होगा, ये दोनों बल जो है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जो एफ बी है वो किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर हो गया। यहाँ क्यू वी वी हो गया इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई हो गया। अब देखिएगा क्यू से आपका क्यू कट जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, वी वी हो जाएगा। इसको आप दीजिए समीकरण नंबर 3। आगे देखिए कैसे करना है, तो आगे आपको लिखना है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध से। संबंध होता है V इक्वल टू ई डॉट में डी। ठीक है, V क्या है आपका वोल्टेज है, तो इसके स्थान पर हम E लिख सकते हैं। ई डॉट डी क्या है आपकी दूरी है, यहाँ हमने लंबाई कितनी मानी है, L मानी है उसकी। ठीक है, समीकरण 3 से हम E का मान यहाँ पुट कर सकते हैं V V L। तो बच्चों इतना आपका फोर्स इतना आपका क्या होगा उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न होगा। यदि आप एंगल जमाना चाहो तो बच्चों यहाँ पर एंगल भी आप जमा सकते हो। यहाँ क्या लिख दोगे आप, साइन थीटा लिख दोगे, यानी कि जब आपकी जो छड़ है वो क्या है 90 डिग्री एंगल पर नहीं गति करेगी, यानी कि 45-60 पे जो भी गति करे यानी थीटा कोण पर, तब बच्चों आपको ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 5 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन जो मैंने आप सभी बच्चों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा यार, और चैनल पहली बार आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।